ना वे सपने सलामत रहेंगे, ना वे आंखें जो हिंदुस्तान की ओर उठेगी। दोस्तों, इतिहास के पन्नों को खंगालने के बाद हमें पता चलता है कि सम्राट पृथ्वीराज चौहान एक ऐसे राजा थे जो दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाले आखिरी हिंदू राजा थे, क्योंकि सम्राट पृथ्वीराज चौहान के बाद कोई भी हिंदू शासक दिल्ली की गद्दी पर नहीं बैठ सका था और अगले कई सालों तक दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाले मुस्लिम बादशाह या तो फिर मुस्लिम सुल्तान हुआ करते थे। फिर दोस्तों, एक ऐसा समय भी आया कि अंग्रेजों ने भी हमारे देश पे एक लंबे समय तक राज किया। अंग्रेजों के बाद 1947 में हमारा देश भारत पूरी तरीके से आजाद हो चुका था। फिर दोस्तों, आजादी के बाद तो सल्तनत और हुकूमतों का दौर तो खत्म ही हो चुका था। तो दोस्तों, सम्राट पृथ्वीराज चौहान वो आखिरी हिंदू राजा थे जिन्होंने दिल्ली की गद्दी पर शासन किया था। इसके अलावा दोस्तों, इतिहास हमें बताता है कि सम्राट पृथ्वीराज चौहान एक बहादुर और ताकतवर योद्धा भी थे। और दोस्तों, सम्राट पृथ्वीराज चौहान का ज्यादातर वक्त अपने देश के लिए लड़ते हुए तो गुजरा ही था, बल्कि दोस्तों उन्होंने अपनी जान भी अपने देश के लिए दे दी थी। यही वजह है दोस्तों कि सम्राट पृथ्वीराज चौहान को आज भी सैकड़ों सालों गुजर जाने के बाद ऐतिहासिक किताबों में इतनी अहमियत दी जाती है। इतना ही नहीं बल्कि सम्राट पृथ्वीराज चौहान की बहादुरी पर काफी सारी बुक्स और काफी सारी टीवी सीरियल्स भी बनाई जा चुकी है। यहाँ तक कि दोस्तों, पृथ्वीराज चौहान की बहादुरी दर्शाने के लिए बॉलीवुड में मूवी भी बनाई जा रही है जिसका नाम पृथ्वीराज चौहान है। ऐतिहासिक तौर पर बात करें दोस्तों तो 12वीं सदी की एक किताब पृथ्वीराज रासो के मुताबिक सम्राट पृथ्वीराज चौहान कन्नौज की एक शहजादी जिसका नाम संयोगिता हुआ करता था उसके इश्क में गिरफ्तार थे और उस शहजादी से मोहब्बत करने के साथ सम्राट उससे विवाह भी करना चाहते थे। और वहीं दूसरी तरफ संयोगिता का पिता जयचंद जो कन्नौज का राजा हुआ करता था वह सम्राट पृथ्वीराज चौहान से हद से ज्यादा नफरत किया करता था। इतिहास हमें बताता है कि सम्राट पृथ्वीराज चौहान और जयचंद आपस में दूर के रिश्तेदार भी हुआ करते थे, मगर दोस्तों दुश्मनी का कारण यह था कि सम्राट पृथ्वीराज चौहान की बढ़ती ताकत और शौहरत से जयचंद जला करता था। इतना ही नहीं बल्कि सम्राट पृथ्वीराज चौहान को वापस से जमीन पर लाने के लिए जयचंद उनके दुश्मनों की मदद भी किया करता था। लेकिन दोस्तों, जयचंद के लिए बदकिस्मती की बात यह थी कि जितना ज्यादा वो सम्राट पृथ्वीराज चौहान से नफरत किया करता था उतना ही ज्यादा उसकी बेटी संयोगिता सम्राट से मोहब्बत किया करती थी। फिर एक बार दोस्तों, जयचंद ने अपनी बेटी संयोगिता का स्वयंवर रखा। स्वयंवर एक ऐसे रस्म को कहा जाता था जिसमें महल की राजकुमारी बहुत सारे राजकुमारों में से एक राजकुमार को पसंद करती और फिर राजकुमारी जिस राजकुमार को वरमाला पहना देती उससे उसका विवाह हो जाता। सो दोस्तों, उस समय के सभी छोटे बड़े राजकुमारों को जयचंद ने दावत दी सिवाय पृथ्वीराज चौहान के। यही नहीं दोस्तों, बल्कि सम्राट पृथ्वीराज चौहान की बेइज्जती करने के लिए जयचंद ने सम्राट की मूर्ति भी लगा दी महल में। फिर जब दोस्तों स्वयंवर का समय आया तब संयोगिता ने सभी राजकुमारों को छोड़कर पृथ्वीराज चौहान की मूर्ति को वरमाला पहना दिया। इससे पहले जयचंद कुछ कर पाता सम्राट पृथ्वीराज चौहान ने अपने कुछ वफादार सिपाहियों के साथ महल पे अटैक कर दिया और संयोगिता को बहुत ही होशियारी के साथ महल से दिल्ली तक ले गए। और वहीं दूसरी तरफ जयचंद ने भी काफी हमले किए दिल्ली पर अपनी बेटी को वापस लेने के लिए, लेकिन वो नाकाम रहा। लेकिन दोस्तों, जिस समय सम्राट पृथ्वीराज चौहान और जयचंद के बीच ये सब चल रहा था उसी समय पृथ्वीराज चौहान के सरहदी इलाकों पर एक बड़ी ताकत मंडरा रही थी। एक ऐसी ताकत जिसने उस समय दुनिया का एक बड़ा हिस्सा फतेह तो किया ही था, साथ में अपने सामने बड़े बड़े सुरमाओं का भी घुटना टिकवा दिया था और इस ताकत का नाम था सुल्तान मोहम्मद गौरी। दोस्तों, सुल्तान मोहम्मद गौरी उस दिल्ली की गद्दी को जीतना चाहता था जिसपे सम्राट पृथ्वीराज चौहान विराजमान थे। आपको बताते चले कि मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान का पहला मुकाबला उस समय हुआ जब मोहम्मद गौरी ने बठिंडा के किले को अपने सल्तनत में मिला लिया था, क्योंकि दोस्तों इससे पहले बठिंडा का किला सम्राट पृथ्वीराज चौहान के अंडर में आया करता था। 1191 में होने इस युद्ध को तराइन के पहले युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। आपको बताते चले कि सम्राट पृथ्वीराज चौहान के पास इस जंग में काफी बड़ी फौज थी। इतिहासकारों की माने तो सम्राट पृथ्वीराज चौहान के पास तराइन के पहले युद्ध में 2 लाख की विशाल सेना थी, लेकिन फिर भी मोहम्मद गौरी की सेना ने पृथ्वीराज चौहान की सेना को स्टार्टिंग में कड़ी टक्कर दी। मगर दूसरी तरफ भी तो बहादुरी के मिसाल राजपूत थे और उस समय राजपूतों को हराना कोई आसान काम नहीं था। तो दोस्तों, जंग के शुरुआत में कड़ी टक्कर देने के बावजूद भी मोहम्मद गौरी की सेना राजपूतों के सामने न टिक सकी। फिर एक एक करके सुल्तान मोहम्मद गौरी के सेना के बड़े ओहदेदारों ने भागना शुरू कर दिया। दोस्तों, ये सब होने के बावजूद भी सुल्तान मोहम्मद गौरी अकेले डटा रहा। फिर दोस्तों, किसी ने मोहम्मद गौरी पे एक ऐसा वार किया कि वो एक ही वार में अपने घोड़े से नीचे गिर गया। ये वार इतना खतरनाक था कि मोहम्मद गौरी दोबारा न उठ सका और ये सब देखकर मोहम्मद गौरी की सेना तितर बितर हो गई और इधर उधर भागने लगी। और दूसरी तरफ पृथ्वीराज चौहान की सेना जो जंग जीत चुकी थी उनको ये सब देखकर लगा कि मोहम्मद गौरी मर चुका है, इसलिए वो भी जश्न मनाते हुए वापस लौट आए। फिर जब कुछ समय बाद मोहम्मद गौरी के सिपाही अपने सुल्तान को ढूंढते हुए वापस आए मैदान जंग में तो वो हैरान
हैरान रह गए मोहम्मद गौरी को जिंदा देख के। इसके बाद फौरन मोहम्मद गौरी को इलाज के लिए अफगानिस्तान ले जाया गया। आपको बताते चले कि मोहम्मद गौरी पर तराइन की हार का बहुत बुरा असर पड़ा, क्योंकि दोस्तों मोहम्मद गौरी के बारे में ये मशहूर था कि उसको कोई नहीं हरा सकता। फिर दोस्तों मोहम्मद गौरी ने बड़ा फैसला लिया कि वो अपने कपड़े भी नहीं बदलेगा और जमीन पर सोएगा और रात के समय अपनी बीवी का मुंह भी नहीं देखेगा। मतलब कि जब तक वो अपनी हार का बदला नहीं ले लेता पृथ्वीराज चौहान से, वो चैन से नहीं बैठेगा। फिर क्या, ठीक होते ही मोहम्मद गौरी ने अपनी तैयारी बड़ी तेजी से शुरू कर दी। 1 साल की तैयारी के बाद मोहम्मद गौरी वापस से सम्राट पृथ्वीराज चौहान के मुकाबले में आ गया। और इस बार भी दोस्तों सुल्तान मोहम्मद गौरी की सेना और पृथ्वीराज चौहान की सेना का सामना तराइन के युद्ध में ही हुआ, और इसीलिए इस जंग को तराइन की दूसरी जंग के नाम से भी याद किया जाता है। दोस्तों तारीख की मशहूर किताब तारीख फरिश्ता की माने तो जहां सुल्तान मोहम्मद गौरी के पास 1,20,000 की फौज थी, वहीं सम्राट पृथ्वीराज चौहान के पास लगभग 3 लाख की विशाल सेना थी। और साथ ही साथ सम्राट पृथ्वीराज चौहान की सेना में वो वेल ट्रेंड हाथी भी थे जिनको वो जंग में इस्तेमाल किया करते थे। दोस्तों राजपूत सेना हद से ज्यादा बड़ी होने की वजह से तो जोश में थी, और साथ ही साथ उनका कॉन्फिडेंस लेवल भी काफी ज्यादा हाई था, क्योंकि दोस्तों वो पहले ही तराइन के पहले युद्ध में मोहम्मद गौरी को हरा चुके थे। यही वजह थी कि सम्राट पृथ्वीराज चौहान ने जंग से पहले मोहम्मद गौरी को एक खत भेजा, और उस खत में पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को धमकी दी कि अभी भी वक्त है, तुम वापस जा सकते हो वरना पहले से बुरा हाल करेंगे तुम्हारा। और वहीं दूसरी तरफ मोहम्मद गौरी ने दिमाग का इस्तेमाल करते हुए इस धमकी भरे खत का एकदम ही शांतिपूर्वक जवाब दिया, और उसने खत में लिखा कि मैं सल्तनत का सुल्तान नहीं हूँ, मेरा बड़ा भाई है, तो मैं आपको इसका जवाब अपने बड़े भाई से मशवरा करके देता हूँ। मोहम्मद गौरी का ऐसा जवाब सुनने के बाद सम्राट पृथ्वीराज चौहान और उनकी सेना को लगा कि मोहम्मद गौरी डर चुका है और उनसे जंग नहीं चाहता। और वहीं दूसरी तरफ मोहम्मद गौरी पूरी तरीके से तैयार था, और जंग से 1 दिन पहले उसने अपनी पूरी तैयारी कर रखी थी। और राजपूत फौज को लगा कि वो जंग से पहले ही जंग जीत चुके हैं, और उन्होंने अपनी तैयारी के बजाय जश्न मनाने लगे। और उधर मोहम्मद गौरी ने भी सुबह होते ही जंग का ऐलान कर दिया। फिर सुबह जहां मोहम्मद गौरी की फौज जंग के लिए एकदम तैयार खड़ी थी, वहीं राजपूत अपने खेमों में सो रहे थे। और फिर जब राजपूत फौज ने देखा कि गौरी की फौज जंग के लिए एकदम तैयार खड़ी है, तब उन्होंने भी अपनी सफे बनाना जल्दी जल्दी में शुरू कर दी। यही वजह थी कि जंग के समय जो तेजी और फुर्ती मोहम्मद गौरी की फौज में नजर आ रही थी, वो पृथ्वीराज चौहान के फौज में दूर दूर तक नहीं नजर आ रही थी। मगर इन सब के बावजूद भी शाम तक भी पृथ्वीराज चौहान की फौज को न हरा सकी सुल्तान मोहम्मद गौरी की फौज। मगर फिर दिन के आखिरी वक्त में सुल्तान मोहम्मद गौरी ने अपने सबसे बड़े हथियार को इस्तेमाल करने का फैसला किया, और मोहम्मद गौरी के इस फैसले ने एकदम से जंग का पासा पलट दिया। और वो बड़ा फैसला ये था कि मोहम्मद गौरी ने जंग से पहले अपने 12,000 सिपाहियों को अलग खड़ा कर रखा था। और फिर जब दोस्तों दोनों फौज आपस में लड़के थक चुकी थी, तब मोहम्मद गौरी ने अपने 12,000 सिपाहियों को थकी हुई राजपूत फौज पे हमला करने का हुक्म दिया। और मोहम्मद गौरी का ये मूव एक मास्टर स्ट्रोक साबित हुआ, क्योंकि दोस्तों जब उन 12,000 ताजदम सिपाहियों ने लाखों की थकी हुई सेना पे हमला किया, तब राजपूत उसको बर्दाश्त न कर सके। फिर ये सब होने के बाद दोस्तों राजपूत फौज तितर बितर हो गई और इधर उधर भागने लगी। अपनी फौज का ये हाल देखकर राजा पृथ्वीराज चौहान ने अपने हाथी से उतरने का फैसला किया, और उनके उतरते ही मोहम्मद गौरी के सिपाही ने उनको कैद कर लिया, और फिर कैद में ही सम्राट पृथ्वीराज चौहान को कत्ल कर दिया गया था। लेकिन दोस्तों कुछ इतिहासकारों का मानना है कि सम्राट पृथ्वीराज चौहान को पहले अजमेर लाया गया और उनको वहीं पे कत्ल कर दिया गया। इसके अलावा भी दोस्तों राजा पृथ्वीराज चौहान की मौत की कहानी के बारे में लोगों में अलग अलग कहानियां मशहूर है। दोस्तों आपको बता दें कि राजा पृथ्वीराज चौहान की मौत के बाद संयोगिता ने भी जौहर करके अपनी जान दे दी थी। दोस्तों 1192 में होने वाली तराइन की दूसरी युद्ध को इतिहास में काफी ज्यादा अहमियत दी जाती है, क्योंकि दोस्तों इसी जंग के बाद मुसलमानों की सल्तनतों का आगाज हुआ था। फिर दोस्तों अगले सैकड़ों सालों तक मुसलमानों ने हिंदुस्तान पे राज किया, जब तक कि अंग्रेजों ने मुगल सल्तनत को खत्म न कर दिया। तो दोस्तों ये थी सम्राट पृथ्वीराज चौहान की असल कहानी। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दे, ताकि दोस्तों हमारी आने वाली सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।